नहीं दिलाते, चलो मुझे याद आया. So after this I started compaction factors affecting compaction. यहाँ तक तो कल बोला था मैं, शायद पूरे फैक्टर्स नहीं हो गएंगे, आज कंप्लीट करूंगा. एंड आफ्टर फैक्टर्स ऑफ कॉम्पैक्शन 2 लेबोरेटरी टेस्ट है, एक ही टेस्ट है एक्चुअली, दूसरा भी सेम रहता, थोड़े चेंजेस है. वन इज स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, अनदर इज मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट. वन इज स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, नेक्स्ट इज मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट. सो यू रिमेंबर दीज 2 चैप्टर्स, ओके, दीज 2 टॉपिक्स, वो आज मैं कराऊंगा, दोनों भी टॉपिक्स आज. तो इसके बाद कुछ बचता ही नहीं, एक मेन टाइप का, एक ही टाइप का प्रॉब्लम है, एक ग्राफ शीट उतारना है. सो रिमेंबर प्लीज, व्हेन यू कम फॉर द नेक्स्ट क्लास, सो प्लीज बी रेडी विथ 4-5 ग्राफ शीट्स. नहीं है तो कहीं से मंगा लो, खरीद लो, कुछ तो करो, अरेंजमेंट कर लो, अपने साथ ग्राफ शीट्स रखो. और वंस अगेन मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, ये जो प्रॉब्लम मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीक, वही प्रॉब्लम एग्जाम में आता. आप कोई भी क्वेश्चन पेपर निकालो तो ग्राफ ड्रॉ करने को बोलता आपको, एंड देन ही विल आस्क फॉर व्हाट इज ओएमडी एंड व्हाट इज ओएमसी एंड व्हाट इज एमडीडी, ये निकालने का है. तो नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको वो बता दूंगा, और लास्ट पीरियड में बचा हुआ जो और थोड़ा थ्योरी है उतना बता दूंगा. तो नेक्स्ट वीक दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड. And remember, in the university, it carries same weightage as the first chapter or rest of the chapters. वेटेज भी सेम है, सिलेबस कम है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है मालूम है, वही है. कितना भी क्वेश्चन पेपर टफ आने दो, इस चैप्टर पे कुछ भी वो घुमा फिरा नहीं सकता क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला. लेकिन फर्स्ट चैप्टर में आपको किसी भी टाइप के प्रॉब्लम दे सकता. नियर अबाउट 65-70 प्रॉब्लम्स वी डिड, 60-65. तो अंदाजा लगाइए आपकी ये चैप्टर कितना इजी है. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, आज का पीरियड आप अच्छी तरह सुन लो, सिर्फ सुनो, कुछ लिखो मत, कुछ करो मत. व्हाटएवर आई एम द थिंग्स टेलिंग, प्लीज लिसन देम केयरफुली. इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, व्हेन यू रीड द थिंग्स, easily you can understand and you can write in the examination in your own sentences also. Okay, तो मैं आज आपको एक बार फिर रिवाइज करता हूँ. कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, कॉम्पैक्शन क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन क्या है, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन. ऐसे कौन से फैक्टर्स है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करते, वो आपको पढ़ना है. उसके बाद मैं आज स्टार्ट करूंगा 2 लेबोरेटरी मेथड्स. एक है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, दूसरा है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट. ये दोनों टेस्ट यूज करके हम कॉम्पैक्शन लैबोरेटरी में कैसा करते, वो प्रोसीजर मैं बताऊंगा. लैब क्लास में आपको मैं कैलकुलेशन प्रैक्टिकल के बारे में लैब क्लास में बताऊंगा. तो थिंग इज, सो हम क्या पढ़ा रहे, क्या पढ़े, अब तक सबको क्लियर है? एनी डाउट्स? S56, A56, आर यू फॉलोइंग मी? क्या अभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इस चैप्टर में? See, first thing I will tell you, please be regular, and whatever the things I teach in the previous class, no, you should follow them. So once you will lose the continuation, आपकी घड़ी चेन टूट गई ना, तो चेन टूटने के बाद फिर जुड़ना मुश्किल होता, क्योंकि बीच में मैं जो चीजें पढ़ाता हूँ वो आपको बाद में मालूम नहीं होते. इसीलिए प्लीज बी रेगुलर. Whatever the, even if you were absent yesterday, no need, because today 10-15 minutes I will revise the things whatever I taught you yesterday, and I will continue the today's topic, that is a laboratory test for determination of compaction. Laboratory test for determination of compaction. तो compaction से पहले, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि compressibility क्या है. कॉम्प्रेसिबिलिटी उसको बोलते हैं जहां पर वॉल्यूम कम होता. आपको लोड लगा रहे, और कंप्रेसिव लोड लगाने से, ऊपर से लोड से दब जाने से आपका कोई भी वॉल्यूम कम हो रहा, सो दैट प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी. तो सॉइल मैकेनिक्स में 2 प्रॉपर्टीज है कॉम्प्रेसिबिलिटी की, एक है कॉम्पैक्शन और दूसरा है कंसोलिडेशन. याद रखिए, इस यूनिट के बाद एक लंबा यूनिट है और कंसोलिडेशन. और कंसोलिडेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है. वो एक्चुअली फील्ड पे होना ही भी मुश्किल है और पढ़ाई करना भी बहुत मुश्किल है. लेकिन कॉम्पैक्शन फील्ड पे भी इजी है और पढ़ना भी बहुत इजी है. लैबोरेटरी टेस्ट भी इजी है इसका, तो कॉम्पैक्शन को ज्यादा ध्यान दो. तो 2 कॉम्प्रेसिबिलिटी के टेस्ट है, एक है कॉम्पैक्शन, दूसरा है कंसोलिडेशन.
सो वी आर कंसर्न अबाउट कॉम्पैक्शन हियर। तो एक्चुअली कॉम्पैक्शन होता क्या है, मैं आपको बोलूं, कॉम्पैक्शन पे जब भी लोड गिरता है सॉइल के ऊपर, सॉइल पे लोड गिरने से आपको पता है कि सॉइल में वाइड्स रहते, सॉइल में गैप्स रहते, एयर गैप्स रहते, जिस वाइड्स में कभी पानी भरा हुआ रहता, कभी नहीं रहता। सपोज करो पूरा पानी भरा हुआ है, तो उस सॉइल से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो सॉइल पूरी तरह सैचुरेटेड रहता उसका कॉम्पैक्शन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है आपको? जिस वाइड्स में सारा पानी भरा हुआ है उसका कॉम्पैक्शन नहीं हो सकता, उसके बारे में हमको सोचना ही नहीं है। अब हम ऐसे सॉइल के बारे में सोचेंगे जिसमें सॉलिड है और वाइड्स है। वाइड्स या तो पूरे खाली है, एयर से भरा हुआ है, या पार्टली पानी है और पार्टली क्या है, एयर है। तो कॉम्पैक्शन में हम क्या करते, ऐसा अनसैचुरेटेड सॉइल जो मैक्सिमम वाइड से भरा हुआ है, इसके ऊपर कॉम्प्रेसिव लोड डालते। ये लोड आप वाइब्रेशन से डाल सकते, टैंपिंग से डाल सकते, नीलिंग से डाल सकते, रैमिंग से डाल सकते, रोल करके डाल सकते, या वाइब्रेशन कर सकते। ऐसे डिफरेंट प्रोसेस है। इस डिफरेंट प्रोसेस से मैं उस सॉइल पे लोड अप्लाई करता हूं, और इस लोड जब भी गिरता उसके ऊपर, याद रखिए, जब भी उस सॉइल पे लोड गिरता, लोड गिरने से अंदर जो भी एयर है वो एक्सपेल हो जाता, और जब अंदर का एक्सपेल हो जाता, खोखला रहता है, खोखला मतलब पोकल, पोकल बोलते हैं ना आप लोग मराठी में, आई थिंक। खोखला जो रहता, अगर से खोखला है कोई बॉडी, अंदर से एयर चला गया तो वो दब जाता, दब जाके वॉल्यूम कम होता। तो सेम प्रोसेस हैपन्स हियर आल्सो, सेम प्रोसेस हैपन्स हियर आल्सो। यहां पर सॉइल में जो वाइड्स रहते उसके ऊपर लोड गिरने से जो अंदर एयर है वो एयर एक्सपेल हो जाता, एक्सपेल होने से वॉल्यूम कम होता, रीअरेंजमेंट होते जाता। अगर से पानी पहले से है तो ठीक है, नहीं तो हम ऊपर से थोड़ा पानी मारते रहते उसको, वो पानी क्या करता, लुब्रिकेंट बनता, और वो सब मिलके ऊपर से लोड गिरने से वो कॉम्पैक्ट हो जाता। और ये कॉम्पैक्ट होने से क्या होता है, कॉम्पैक्ट होने से देखिए इसका वाइड्स रेशो कम होता, जब वाइड्स कम हो गए तो वाइड्स रेशो कम होता, और मैं आपको बोला था वाइड्स रेशो कम होने से डेंसिटी बढ़ता उसका, ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी बढ़ने से उसका स्ट्रेस बढ़ता, इफेक्टिव स्ट्रेस, स्ट्रेस बढ़ने से शियर स्ट्रेंथ बढ़ता, शियर स्ट्रेंथ बढ़ने से उसका बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ता। तो ये सभी चीजें हैं जो बढ़ते हैं कॉम्पैक्शन में, और कॉम्पैक्शन में बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ता। तो बोलेंगे सर आप, हम कॉम्पैक्शन सॉइल करने की जरूरत क्या है, हम विदाउट भी तो फुटिंग रख सकते हैं। आप नहीं रख सकते। याद रखो, कोई भी एक गद्दा है, समझिए आप, फुला हुआ गद्दा है जिसमें एयर भरा हुआ है, उसके ऊपर आप जब सोने को जाएंगे तो वो दब जाता, दबता क्या नहीं, वो दबने से नीचे की चीजें भी और सेटलमेंट हो जाते। उसी तरह अगर से अनकॉम्पैक्टेड सॉइल इज दैट, if uncompacted soil is there, as it carries voids, when you put the footing there, तो footing का लोड अनकॉम्पैक्टेड सॉइल पे जाता, जो ही फुटिंग का लोड अनकॉम्पैक्टेड सॉइल पे गिरता, अंदर के जो एयर वाइड्स है वो एक्सपेल होते, वो एक्सपेल होने से सॉइल दबता, सॉइल दबने से ऊपर से फुटिंग दबता, और जब फुटिंग दब जाता, फुटिंग के ऊपर जो सुपरस्ट्रक्चर है वो भी दबता आपका। तो यहां पर सेटलमेंट ऑफ दी फाउंडेशन हो जाता, और कम सेटलमेंट हुआ तो आपके दीवारों में क्रैक्स दिखते। अगर से बहुत सेटलमेंट हुआ या डिफरेंशियल सेटलमेंट हुआ, अगर से बहुत सेटलमेंट हुआ, डिफरेंशियल सेटलमेंट हुआ, तो बिल्डिंग्स में मूवमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं और बिल्डिंग ओवरटर्न भी हो सकता है। तो ये बहुत टिपिकल बात है, साइंटिफिकल टेक्निकल बात है। ये नॉर्मल जगह पे ऐसा होता नहीं, क्योंकि आजकल आपके पास सॉइल मजबूत रहता तभी आप कंस्ट्रक्शन करते। तो इसीलिए हम क्या करते, पहले सॉइल को कॉम्पैक्शन करते, उसमें जितना एयर है उतना निकालते। द बेस्ट एग्जांपल इज आपका क्रिकेट पिच है, हर इनिंग के बाद क्या करते, आप पानी मारते, ऊपर से रोलर चलाते। बैटिंग टीम का कैप्टन बोलता चलो रोलर चला दो, रोलर घुमा लो, कंपलसरी, जो बैटिंग करने वाला रहता। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता मालूम है, जब बॉल गिरता आपका अनइवननेस नहीं आता उसमें, तो उसी तरह यहां पर कभी भी उसके ऊपर कोई लोड गिरता, कॉम्पैक्टेड रहा तो सही रहता। अगर से कॉम्पैक्टेड नहीं है तो उसमें सेटलमेंट्स और अनइवन बाउंस आते रहते।
तो इसीलिए कॉम्पैक्शन बहुत बहुत जरूरी है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में। तो कॉम्पैक्शन में हम कुछ नहीं करते, कॉम्पैक्शन में लोड अप्लाई करते और उसमें से जो भी एयर है उसको एक्सपेल करते। और एक बात नोट करो, कभी भी कॉम्पैक्शन 100% नहीं हो सकता। कॉम्पैक्शन कभी भी 100% नहीं हो सकता। जब भी आप लोड अप्लाई करेंगे, वेदर इट इज स्टैटिक और वेदर इट इज डायनामिक, जब भी आप रोलर चलाएंगे और लोड अप्लाई करेंगे तो अंदर से एयर निकल जाएंगे। बट जब भी आप लोड निकाल लेंगे तो थोड़ा एयर फिर आ जाएगा। हो सकता है सारा एयर ना आ जाए इमीडिएट, लेकिन थोड़ा एयर आ जाएगा। इसीलिए अब जब हम ग्राफ बनाते, एक जीरो एयर वाइड लाइन बोल के लाइन बनाते जो 100% सैचुरेशन को रिप्रेजेंट करता, और 100% सैचुरेशन कॉम्पैक्शन में पॉसिबल नहीं है, तो कॉम्पैक्शन 100% हम नहीं कर सकते। आई होप आपको कॉम्पैक्शन क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। जो कल नहीं आए थे उनके लिए मैं फिर रिपीट किया हूं। क्लियर है? कुछ डाउट्स है तो पूछो प्लीज। आप इतना याद रख के भी एग्जाम में ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, आपको रटना कोई जरूरी नहीं है। ओके, और मैं नेक्स्ट वीक के बारे में अभी बता रहा हूं एडवांस में। प्लीज आप साथ में 4-4, 5-5 ग्राफ पेपर रखिए और यहीं पर बैठिए। मैं आपको एक प्रॉब्लम समझाता हूं, फिर आपको उतारने लगाता हूं, आप खुद उतारो। और याद रखो, ये चैप्टर कोई परफेक्ट किया तो फेल हो ही नहीं सकता। मिनिमम बोल रहा हूं मैं, जिसको सिर्फ डिग्री लेना है, क्योंकि कम से कम 10-12 नंबर आपको इससे आराम से मिल जाते हैं। इस चैप्टर से 7-8 तो आपको ऑब्जेक्टिव से, मल्टीपल एमसीक्यू से मिल जाते, तो बाकी का आप कुछ थ्योरी लिखे तो आराम से पास हो सकते। जो कॉम्पैक्शन सही करता वो फेल हो ही नहीं सकता। जो वीक पॉइंट्स है, जो इजी है, मैं आपको बार बार बताते जाऊंगा, जिसको सिर्फ पास होना है उसके लिए। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू टेक ग्राफ शीट्स। प्लीज बी विथ रेगुलर ग्राफ शीट्स, नॉट सेमीलॉग, रेगुलर ग्राफ शीट्स के साथ रहो। नाउ after compaction, our next process is consolidation. Now the question arises, what is consolidation? Consolidation is also compressibility. In fact, compressibility means we take consolidation only. Compaction को हम consider करते नहीं। तो consolidation में भी reduction in volume होता, लेकिन consolidation में क्या होता, एयर नहीं चला जाता, यहां पर वाटर एक्सपल्शन हो जाता। और ये बहुत लंबा प्रोसेस है। कंसोलिडेशन बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको सालों लग जाते हैं। पानी इतना, जितना आसानी से एयर चला जाता उतना आसानी से पानी नहीं जाता। ये बात याद रखो, उतना आसानी से पानी नहीं जाता। और एक बात याद रखो, जब भी कॉम्पैक्शन होता आपके वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता सॉइल के, क्योंकि वाइड्स में से हम सिर्फ एयर निकाले, जबकि कंसोलिडेशन में फर्क पड़ता। इस बात को भी नोट करो। देखिए, एयर को बहुत एयर वेटलेस है। एयर अगर से चला भी गया तो सपोज करो वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स पहले x था, आपको कॉम्पैक्शन के बाद भी x ही रहेगा। इवन आफ्टर कॉम्पैक्शन इट इज गोइंग टू बी x ओनली, वो कोई कम होने वाला नहीं है। जबकि कंसोलिडेशन में यहां पर आपको एयर नहीं चला जाता, यहां पर हियर वाटर इज एक्सपेल्ड। What happens here? Water is expelled. So the best definition which you want to remember and write in the examination is compaction is the process by which the soil particles are artificially rearranged. Soil particles are artificially rearranged and packed together into a closer state of contact by mechanical means in order to reduce the volume of the air voids of the soil and thus increase its dry density. A soil mass can be compacted by either a dynamic process or a static one. A dynamic process or a static one. मैं फिर सब रिपीट कर रहा हूं कल का, क्योंकि जो कल एब्सेंट थे उनको फायदा हो जाए, और आपको पूरी तरह नहीं समझ में आया तो इसको समझ में आने दो। सिलेबस इसका बहुत जल्दी खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीक के बाद मैं फिर और नया चैप्टर स्टार्ट करता हूं। ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। ओके, तो ये सब तो कोई आप खुद पढ़ ले सकते हैं, कोई उतना मुश्किल नहीं है। तो एडवांटेज ऑफ कॉम्पैक्शन में आपको बताया, जैसे कि यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाता, स्टेबिलिटी बढ़ जाता, बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता, कॉम्प्रेसिबिलिटी कम होता, परमेबिलिटी भी कम होता। ये प्रॉपर्टी डैम्स में बहुत जरूरी है। आपका सॉइल कितना हो सके उतना इम्परमिएबल होना चाहिए डैम्स में कंस्ट्रक्शन करते समय।
जो भी पानी है, पानी के साइड में रहता ना डैम, पानी को रोके रखता। अगर से आपका सॉइल परमिएबल रहा तो पानी फिर डैम में से ही बहना शुरू होता। समझ रहे आप? तो ऐसा सॉइल होना चाहिए जिसकी परमेबिलिटी कम हो। तो आप कॉम्पैक्शन करने से यू कैन रिड्यूस दी permeability, you can reduce the permeability, you can reduce the compressibility, you can reduce the permeability, increase in load carrying capacity of soil subgrade, so prevention of detrimental settlements एंड अनडिजायरेबल वॉल्यूम चेंजेस थ्रू सिविल। तो और क्या होता, सेटलमेंट को रोक देता ही। मैं आपको बोला पहले एक बार आप कॉम्पैक्शन करके फुटिंग ऊपर रखेंगे तो कोई सेटलमेंट होगा ही नहीं, और उसके बाद वॉल्यूम चेंज होता है। ये बहुत खतरनाक है। कभी कभी मिट्टी इतनी फुल जाती, इवन आपका सैंड भी देखो, सैंड में आप थोड़ा पानी मार के देखो, थोड़ा, ज्यादा नहीं, तो एकदम उसका वॉल्यूम बढ़ता। और इस टर्म को क्या बोलते हैं, कैन एनीबॉडी टेल मी? आप पढ़े सो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, सैंड में पानी डालने से फूल जाता हो, व्हाट इज दिस टर्म कॉल्ड? आई थिंक यू डिड दिस प्रैक्टिकल आल्सो, एंड दिस इज कॉल्ड बल्किंग, बल्किंग ऑफ सैंड। समझ में आ रहा आपको? तो एक लेवल तक बढ़ता हो भी तो बढ़ता, और कुछ ब्लैक कॉटन सॉइल्स भी रहते वो भी फूल जाते, और कभी कभी ज्यादा पानी फिर कम हो जाते सूख जाने से। तो ये श्रिंकेज जो कम होता, वॉल्यूम श्रिंकेज, जो बढ़ जाता है इट इज स्वेलिंग। ये दोनों अपोजिट वर्ड्स है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। अगर से आप एक बार, इफ यू मेक द सॉइल फुल्ली कॉम्पैक्टेड, देन swelling and shrinkage can be reduced. Swelling and shrinkage can be reduced. So I hope till now what is compaction,